हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं राम निवास आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल पिनेकल कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज के रिगार्डिंग कुछ बेसिक कंसेप्ट थे वो अपने पढ़े थे, उनके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे ताकि हमारी परसेंटेज टॉपिक के रिगार्डिंग एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बन जाए और उसके साथ बढ़िया तालमेल बन जाए ताकि हमें क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी ना हो। आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज और रेशियो और फ्रैक्शन ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है कि कोई भी अगर क्वेश्चन बनाया जाता है मैथ्स का, अगर स्पेशली बात करें हम अर्थमेटिक की, तो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इन्हीं से ही इनका जो कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग की जाती है वो इन्हीं के ही फॉर्म में की जाती है। कहीं ना कहीं रेशियो डाल दिया जाता है, कहीं ना कहीं परसेंटेज डाल दिया जाता है और नहीं तो फ्रैक्शन की बात कर ली जाती है। तो वैसे बेसिकली बोले तो ये लगभग सारे सिमिलर टॉपिक हैं क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन का ही काम होता है। और परसेंटेज की हम बात करें तो परसेंटेज पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो स्पेशली परसेंटेज पर ही डिपेंडेंट होते हैं और परसेंटेज का देखिए ऑल ओवर पूरी मैथ्स में काम आता है। तो मैं स्पेशली इसको यहाँ ये नहीं कह सकता कि हम सिर्फ परसेंटेज टॉपिक की बात करेंगे, हम ऑल ओवर मैथ्स की बात करेंगे। इन परसेंटेज में पूरी मैथ्स आ जाती है, हम जहां जहां भी यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करना है। यानी मैं परसेंटेज को एक सिर्फ मेथड मान के चल रहा हूं कि भाई परसेंटेज को आप इस तरीके से देखिए, परसेंटेज के रिगार्डिंग आप अपनी अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से रखिए ताकि आपको परसेंटेज के क्वेश्चन अगर मिल भी जाए कहीं भी तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी टॉपिक में आए। चाहे ये क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन में पूछ लिए जाए, चाहे आपके प्रॉफिट लॉस में हो, चाहे एसआई में हो, चाहे सीआई में हो, चाहे टीडीएस में हो, चाहे टाइम एंड वर्क में हो, कहीं भी किसी भी टॉपिक में हो, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपको बेस्ट से बेस्ट अप्रोच और आपको क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स होते हैं, बेसिकली देखिए कि हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो या क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं। पूरा क्वेश्चन काम का नहीं होता, हमेशा ध्यान में रखना। पूरे क्वेश्चन को हम बार बार पढ़ने से क्वेश्चन कर पाएंगे ऐसा भी कभी पॉसिबल नहीं होता। हमें यह ध्यान में रखना है कि हमें फाइंड क्या करना है और हमें गिवन क्या है, उसके बीच में हमें एक तालमेल बिठाना पड़ेगा। हमें वो कीवर्ड ढूंढने पड़ेंगे, वो लिंक हमें ढूंढने पड़ेंगे, वही लिंक हमारे काम आएंगे। और वो लिंक कौन ध्यान में भाई हमें कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा जब हमारी किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग जो बेसिक होता है, उसका कंसेप्ट होता है, वो अगर स्ट्रांग हो तो हमें परेशानी नहीं होती। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, परसेंटेज में हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन है वैरायटी क्वेश्चन, वो किस टाइप के क्वेश्चन है, हम उसको किस तरीके से हैंडल करने वाले, कैसे अप्रोच से उनको सोल्व करने वाले। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई परसेंटेज में ये जो टेबल है, जो फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं हम परसेंटेज टेबल, इस टेबल के रिगार्डिंग इसको हम क्या बोलते हैं भाई? परसेंटेज टेबल। और इस टेबल के रिगार्डिंग मैं आपको बता भी चुका है ना कि भाई परसेंटेज टेबल जिसमें कुछ फ्रैक्शंस आपको गिवन होंगे और उनकी जो वैल्यू है वो परसेंटेज में होगी, या आप इसमें परसेंटेज में भी आपको कुछ फ्रैक्शन में या फिर पॉइंट में आपको आके मतलब डेसिमल में देखने को मिल सकता है। तो इनको आपको याद रखना है, मैंने आपको बता भी रखा है कि बढ़िया तरीके से इनको याद कर लें ताकि आपको परेशानी नहीं हो। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन रिपीटली आपको देखने को मिलेंगे, जिसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 का मतलब कितना हुआ? 50%। ये कितना होगा? 25। 1/6 क्या होता है आपको पता है? 16 एंड 2/3% होता है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये कितना 12.5% हो गया, ये 10% होता है। ये 8 एंड 1/3% है, ये 33 1/3% या 33.33 बोल सकता हूं। ये हो जाएगा 1/7 कितना हो गया? 14 2/7% या 14.28% भी बोल सकता हूं। ये ध्यान में रखना भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों। 1/13 का कितना हो गया? 1/13 का कितना हो जाएगा? 7 एंड 9/13% भी इसको बोल सकता हूं। ठीक है, ओके, आगे चलें फिर। आप यहां पर देखिएगा 1 आपका कितना दिया? 14। तो 7 एंड 1/7% भी इसको बोल सकता हूं मैं। आगे 1/16 दिया है तो 6 एंड 1 ये कितना हो गया? अभी 6 एंड 1/4% भी बोल सकता हूं। फिर 3/8। अब ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, मैं फिर आपको यहां पर बताना चाहता हूं। जब भी आपको ऐसा फ्रैक्शन मिल जाए, जैसे 3/8 लिखा हुआ है, आगे देखिए 7/8 लिखा हुआ है, 2/3 लिखा है, 9/8 लिखा है, इन सभी फ्रैक्शन के बारे में आपको वैसे डिस्कस कर चुका हूं, मैं फिर भी आपको यहां पर बता दूं। जैसे 2/7 लिखा है, हमने ये देखा कि एक्चुअल में नीचे 7 होता है, उसका मतलब होता है 14 एंड 2/7%। ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए जरा 1/7 कहां लिखा हुआ है? ये रहा 14 एंड 2/7%। अगर मान लो ये 2/7% है, इसका मतलब क्या हो गया? आपने कहा सर नीचे 7 का मतलब होता है 14 एंड 2/7%।
क्लियर। लेकिन ऊपर 2 का मतलब क्या है कि इस 1/7 का मतलब ये हो जाएगा कि 1/7 प्लस 1/7, या इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7 ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 1/7 है वो कितनी बार है, वो 2 बार है। इसका मतलब ये परसेंट भी कितनी बार है, 2 बार है। तो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअल में क्या है देखिए जरा, कोई भी संख्या लिखता हूं मैं 5 3/4, इसका मतलब क्या हो गया 5 प्लस 3/4 होता है। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, या हम इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो इस मिश्रित भिन्न में क्या होता है, एक इंटीजर वैल्यू होती है जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं, एक उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। और इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपको कोर्स में भी मिल जाएगा और यूट्यूब की प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। नंबर सिस्टम का जो बेसिक पार्ट है उसमें जाके आप वहां पर नंबर्स के रिगार्डिंग अगर आपको जानना है डिटेल में, अगर आपको बढ़िया तरीके सिस्टमेटिक वे में, तो वहां जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो आपने ये पर यहां पर देखा, अगर मान लो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना हो किससे, मान लो इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं, तो कैसे करूंगा, एक बार 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, इसके साथ में, एक बार किसके साथ में, इसके साथ में। कहने का मतलब ए बी वाई सी होता है, इसका मतलब ए प्लस बी वाई सी होगा। इसको अगर मल्टीप्लाई डी से किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी वाई सी, और इधर कितना आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाई डी। आगे चलें तो ए डी प्लस क्या हो गया, बी वाई सी मल्टीप्लाई बाई डी हो गया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ में करेंगे, इसका एक बार इसके साथ में, ये कितना होगा 28 एंड 4y कितना हो गया भी 7%। या तो ऐसे लिख दो या फिर इस तरीके से लिख दो, ठीक है। ये चीज देखिए जरा, नीचे 11 का मतलब क्या होता है 9 एंड 1/11%, किससे मल्टीप्लाई बाई 3 से, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 27 तो 3/11%। क्लियर, ये वैल्यू भी इसको बोल सकते हो आप। इसका मतलब क्या हो गया भाई, आपने कहा सर 5/8, इसका मतलब क्या, नीचे 8 है, 8 का मतलब क्या होता है 12.5%, 12.5%। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इधर आ गया, ये कितना हो गया 60 एंड 5/2%। अब ये ऐसी बातें अच्छी थोड़ी लगती है। एक्चुअली में ऊपर जो वैल्यू रहती है ना, वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है, अंश छोटा होता है नीचे वाली संख्या से। ये डिनोमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है, जो न्यूमेरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो आपने देखो ऊपर वाली संख्या छोटी करनी है। एक्चुअल में क्या होता है, ये ऊपर रिमाइंडर रखा जाता है, शेषफल रखा जाता है, वो हमेशा नीचे वाली संख्या या डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है। तो हमने कहा भाई इसमें एक बार और जितनी बार डिवाइड हो रहा है और डिवाइड कर देते हैं। तो हमने कहा सर 2 बार यहाँ डिवाइड हो रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर आ रहा है क्वोशंट, भागफल आता है, कितनी बार आपने भाग दिया। तो आपने कितनी बार दिया इसमें, 2 बार, तो 2 इसमें ऐड कर दो, ये हो गया 62, और कितना बच गया 1, और तो कितना हो गया 62 एंड 1/2%, यानी 62.5%, या 62 से 1/2%, या 62 एंड 1/2%। तो इस तरीके से मैंने आपको बता भी रखा है बेसिक क्लास के अंदर। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि भाई आप इस तरीके से इनको लेके चले, ताकि आप लोगों को सहूलियत होगी, और इस टेबल को बढ़िया तरीके से याद कर लें। इसके जो फ्रैक्शन है, और मैंने बेसिकली जो पहली क्लास में आपको बता रखा है, उस टेबल को बढ़िया तरीके से याद कर लें, ओके, ताकि आपको कोई परेशानी ना। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 का जो प्री एग्जाम हुआ था दिसंबर में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए decreased by p% and the population of country B decreased by q% from the year 2020 to 2021. Here p is greater than q. क्लियर। तो जो ए और बी जो 2 शहर हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो ए है, और जो भी है बी, उनमें डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट बताएं। एक में तो क्या होता है p% का डिक्रीमेंट, एक में क्या होता है q% का डिक्रीमेंट। और फिर बोला है साइड में कि जो p है वो बड़ा है q से, p क्या है, बड़ा है q से, p बड़ा है q से। ये ध्यान में रखना है आपको, ओके। उसके बाद आपको क्या बोला है, लेट x बी द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए टू पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी इन द गिवन ईयर। और जो आपका रेशियो x है वो रेशियो है किसका, पॉपुलेशन का, कि भाई a की पॉपुलेशन और b की पॉपुलेशन का रेशियो है, कौन है वो, x है। ये आपको बोला है। तो कह रहा है कि भाई
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन एक्स फ्रॉम 2020 टू 2021। कह रहा है वर्ष 2020 से 2021 तक देश ए की जनसंख्या में पी प्रतिशत की कमी हुई और देश बी की जनसंख्या में क्यू प्रतिशत की कमी हुई। यहां पी क्यू से बड़ा है। माना एक्स दिए गए वर्ष में देश ए की जनसंख्या का देश बी की जनसंख्या के साथ अनुपात है, तो 2020 से 2021 तक एक्स में कितने परसेंट की कमी आई, ये क्वेश्चन आपको बताना है। गजब का क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर आप इसमें बेसिक में उलझ जाओगे तो आप वहां पर फंस के ही रह जाओगे, क्वेश्चन आपसे हिल ही नहीं पाएगा। इसके लिए आपको करना क्या, छोटा सा आपको एक चीज बताता हूं। कौन बड़ा इनमें से, आपने कहा सर पी बड़ा, इसको आप 20% मान लीजिए, इसको आप 10% मान लीजिए, कोई समस्या? आपने कहा सर कोई समस्या नहीं, हम डायरेक्ट यहां पर कुछ ना कुछ अज्यूम करके भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम फ्रैक्शन बनाते हैं, हम मान लेते हैं इसको 200 है और ये कितना है, 100 है। अब मेरी बात सुनना, जब मैंने पहले वैल्यू ये ली तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, आपने कहा सर 2। अब ये पहले फ्रैक्शन x है, वो एक फ्रैक्शन है और इसी में ही हमें कमी पूछी जा रही है। कब? जब ऐसा कुछ कर दिया जाए, है ना। तो आपने कहा कि देखो सर a और b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब कुछ भी ले लो, आपकी जैसी मर्जी, आप जो मानना चाहो, इसको 400 300 मान लो, जैसी आपकी मर्जी, 300 400 मान लो, क्योंकि ये तो एक रेशियो है। तो ऐसा कुछ होगा तो इसका मतलब ये कह रहा है कि उसमें बताइए x में कितने प्रतिशत की कमी है। इसका मतलब कमी तो होगी, तुम कोई भी फ्रैक्शन यहां पर लेके देख लो, वो उस हिसाब से अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है तो कमी होगी। ठीक है, फिर कह रहा है आपसे, क्या बोल रहा है कि भाई p% और q% की कमी हुई, तो कमी होने के बाद में अगर 20% की कमी तो ये 160। ठीक है, यानी p है वो कितना है, 20% ऊपर वाला, जो p% की कमी हुई है ना, ये में ऐसा कर देते हैं, ए में कितनी कमी, 20%, तो 160, क्यू में 10%, तो कितना हो गया, 90। तो आपने देखा एक्चुअल में वैल्यू कितनी आ गई, अब वैल्यू आ गई 1 एंड 7/9। तो यहां पर कमी कितनी है, तो पहले 2 से भी इतना हो रहा है, तो कमी कितनी आ रही है, आपने कहा सर 2/9 की कमी आ गई। कितनी कमी है भाई, 2/9 की कमी है। ठीक है, अब परसेंटेज कमी कितनी है, तो इसको परसेंटेज में निकालने के लिए परसेंटेज अगर डिक्रीमेंट यहां पर देखें, आपको सर 2/9 और कितने पर हो रहा है, आपने कहा सर 2/9 की कमी कितने पर, 2 पर, और इंटू क्या कर दोगे, 100। आपको ये पता होना चाहिए, यहां से ये गया तो ये हो गया सर 1/9 इंटू 100। इसका मतलब ये कितना हो गया भाई, 11, या आप इसको 100/9% बोल सकते हो, या 11 एंड 1/9% भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं सारी वैल्यू यहां रखना स्टार्ट कर देता हूं और क्वेश्चन में आ जाता हूं मैं। ठीक है, और क्वेश्चन में आते ही आप ये देखो, क्वेश्चन में हम क्या हाल कर देते हैं भाई क्वेश्चन का। तो देखिए जरा, यहां पर मैंने क्या किया, वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया, वैल्यू पुट। P की वैल्यू कितनी रख दी, 20, और इसकी कितनी रख दी, 10, और Q की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर 10 है। तो ऊपर वैल्यू कितनी होगी, 20 माइनस 10, कितना हो गया भाई, 10, है ना। तो मैं ए ऑप्शन को यहां लिख देता हूं। अगर ऑप्शन ए की हम बात करें तो ऊपर कितना आ गया भाई, आपने कहा सर ऊपर आ गया 1000, नीचे 100 में से 10 चला गया, कितना हो गया सर 90। कितना आ रहा है भाई, 100/9%। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाए। कौन सा ऑप्शन आंसर है मेरे भाई, ए ऑप्शन आंसर है। बताइए इससे आसान और इजी क्या हो सकता है। बाकी किसी में रख देख लीजिए, 1000 है, क्यों 110 हो जाएगा, नहीं होगा। नीचे 20 80 हो जाएगा, नहीं होगा। यहां पर आपका कितना हो रहा है, 110 नहीं होगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मजा आया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। चलिए जरा इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए जरा। इस क्वेश्चन में बोला, ए मास्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एक्स नंबर ऑफ मास्क इन 2018. It increased its manufacturing capacity by 30% in 2019 and further increased its manufacturing by 15% in 2020. आगे क्या बोला,
2021 due to the machinery breakdown, its manufacturing declined by 40%. What is the value of X if it manufactured 1,79,400 मास्क इन 2021? एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2018 में X संख्या के मास्क का निर्माण किया, मतलब हमें नहीं पता वो संख्या, लास्ट में X की ही वैल्यू पूछ रहा है, तो इनिशियल नंबर आप लोगों से पूछना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए जरा आप और क्या बोला है, आपसे बोल रहा है कि इसने 2019 में अपनी निर्माण क्षमता में 30% की वृद्धि की और इसके बाद 2020 में इसके निर्माण में 15% की और वृद्धि हुई और 2021 में मशीनरी के खराब होने के कारण इसके निर्माण में 40% की गिरावट आई। यदि 2021 में इतने मास्क का निर्माण हुआ तो एक्स की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन तो देखिए सिंपल है। एक्चुअल में क्या हुआ, पहले 30% की वृद्धि का मतलब है 3/10, 3/10 इंक्रीमेंट है। 15% की वृद्धि का मतलब होता है 3/20 इंक्रीमेंट है। इसका मतलब ये हो गया 2/5 डिक्रीमेंट है। कहने का मतलब है हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो हम कह देंगे पहले x था, अब क्या हुआ कि आपके पास में अगले साल 10 थे तो उसके 13 हो गए, उससे अगले साल आपके पास में 20 थे तो 23 हो गए, और उससे अगले साल आपके पास में अगर 5 थे तो वो आपके 3 हो गए। ऐसा होते होते आपके पास में अब जो मास्क है वो कितने बन रहे हैं भाई, ये मास्क आपके बन रहे हैं। क्लियर? कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो। 13 से अगर इसको कैंसिल आउट करूं तो आपने कहा सर ये जाएगा एक बार 49, फिर 3 टाइम्स, और फिर कितना आएगा 10, तो 8 टाइम्स, फिर 00। क्लियर? और अब हम यहां से देखें तो मैं इसको 6 से कर दूं, तो 6 से अगर मैं इसको देखूं तो ये 69 हो गया। 69 से करें तो ये प्रॉपर कैंसिल आउट हो रहा है कितनी बार, ये आ जाएगा आपका 200। ठीक है, तो x की वैल्यू भाई क्या हो जाएगी, तो आपने कहा सर 200 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो गया भाई, आपका 200 था और ये हो गया 1000, तो भाई कितना हो गया 2 लाख। कितने बनाए थे भाई, 2 लाख बनाए थे। इस आपको कहां बन रहा है, मिल रहा है सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल इनको अब यूं कह सकते हैं कि सक्सेसिव मैनर में क्वेश्चन चल रहा था। पहले क्या हो रहा था, 2018 से 2019 और 2019 से 2020 और 2021, इस दौरान पहले बढ़ रहा था, फिर बढ़ रहा था और उसके बाद घट रहा था। ठीक है, तो हमें यहां से इस x से इस तरीके से बढ़ना था और यहां पर हमें वैल्यू दी गई थी और उससे फिर वापस आना था, बस इतना ही है। तो ये जो प्रोसेस है ये सक्सेसिव नेचर कहलाता है आपका। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ ए मैन एंड हिज फैमिली इज 60% ऑफ हिज सैलरी। He gets 2 increments of 30% and 60% in his salary. If his saving increased by 250% of his initial saving, then the new cost of living expenditure is what percent of the increased salary? एक आदमी और उसके परिवार का निर्वाह खर्च उसके वेतन का 60% है। मान लो उस आदमी को जो इनकम मिलती थी उस इनकम में से मैं खर्चा घटा दूं तो सेविंग आ जाएगी। आपने कहा जी बिल्कुल सर, तो इसका मतलब उसको मान लो 100 रुपए मिलते थे, 60 रुपए उसका खर्चा है, तो इसका मतलब इनकम कितनी है उसकी, 40 रुपए इनकम है। कोई समस्या किसी को? आपने कहा सर बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपसे बोला क्या गया है कि उसके वेतन में 30% और 60% की 2 वृद्धि कर दी। इसका मतलब है कि भाई उसके वेतन में 2 वृद्धि की है 30%। इसका मतलब उसको 100 से कितना कर दिया, आपने कहा सर 130, और कितना कर दिया भाई 100 से आपने कितना कर दिया 160, है ना, 160 हो गया। तो यहां से आपने देखा कि भाई टोटल वैल्यू आपके पास में कितनी बन रही है, तो ये आपके पास में टोटल कितना हो गया, इतना ही आ रहा है ना, 2 वृद्धि कर दी। ठीक है, तो आपने देखा भाई आप इसको 2 तरीकों से कर सकते हो, बढ़ गया वो कितनी हो जाती है ना। तो आपने यहां पर अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 160 और ये क्या हो गया 208। ठीक है, कितना हो गया भाई 208, और नीचे कितना आपका 100। आपको सर बढ़ के कितना हो गया 208 हो गया,
यानी इंक्रीमेंट 108 का इंक्रीमेंट हो गया। या दूसरा, जब लगातार दो इंक्रीमेंट हो रहे हो तो हम a प्लस बी और प्लस ए बी अपॉन 100 कर सकते हैं, ऐसा भी हमने पढ़ रखा है। तो एक तरीका हमारे पास में ये भी है, दूसरा तरीका हमारे पास में ये भी है। तो हमने देखा पहले 30 और फिर कितना है 60 और प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 60 तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपने कहा सर ये बन जाएगा 90 यानी 108% का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 100 पर 108 बढ़ रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि भाई पहले हमारे पास में 100 था, दो इंक्रीमेंट होने के बाद में 108 और इंक्रीज हो गया तो ये 208 हो गया, ठीक है। यदि उसकी बचत उसकी प्रारंभिक बचत से 250% से बढ़ जाती है, मतलब उसकी जो सेविंग है ना, वो सेविंग क्या होता है 2.5 गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर मैं यूं कह दूं कि भाई 250 और नीचे क्या कर दूं मैं 100 कर दूं तो ये 5/2 हो जाता है। तो मतलब 5/2 से बढ़ जाती है। तो 5/2 से बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि भाई इतने गुना बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, आप भाई इसका निकाल लो ना, अब इसका 5/2 निकालो। आपने देखा सर ये बन जाएगा 100, तो 100 बन जाएगा तो इसका मतलब आप इसमें प्लस 100 करना पड़ेगा, है ना। तो प्लस का 100 किया तो ये कितना हो गया 140। तो आजकल इसकी जो सेविंग है ना वो कितनी हो गई है 140 हो गई। कितनी हो गई है 140। तो 140 जब इसमें से जाएगा, अब कितना जाए ताकि 140 हो, तो आपने कहा सर 68, तो इसका खर्चा आजकल कितना हो रहा है 68 हो रहा है। अब देखिए तो नया निर्वाह खर्च यानी 68 बढ़े हुए वेतन का, बढ़े हुए वेतन किसका 208 का कितना प्रतिशत है, तो आपको यहां पर निकालना पड़ेगा भाई, परसेंटेज निकालना है कि जो 68 है वो 208 का कितना परसेंट है। ठीक है, चलिए 4 से कैंसिल आउट हो रहा है मेरे हिसाब से, आपने कहा सर 4 से बिल्कुल हो रहा है, ये कितना हो जाएगा भाई 52 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट करने को तो कर सकते हो, क्लियर। तो आपने यहां पर देखा कि भाई आपके पास में वैल्यू कितनी है 1700 और नीचे कितना आ गया भाई 52 आ गया, क्लियर। अब आप इसमें 3 बार इसमें डिवाइड कर सकते हो, तो ये हो गया 156 तक 3 बार। तो यहां से ऑप्शन भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिर मेरे पास में ऑप्शन 2 ही बचेंगे, ए ऑप्शन बचेगा और डी ऑप्शन। ये ध्यान में रखना है, ये सबसे जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप यहीं पर कैलकुलेशन करने में लग जाओ, पता चले यहां पर 3 वाला एक ही था ऑप्शन, तो आगे करने की जरूरत नहीं, वो टाइम क्यों वेस्ट करें, उस टाइम से हम आगे वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो ज्यादा यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन ऐसा नहीं है कि वहां बैठ के हम पूरी कैलकुलेशन ही करते जा रहे हैं, एग्जाम में हमारा ये मोटिव नहीं है। हाँ, जहां जरूरत है वहां हम करेंगे, ठीक है। आपने देखा 156 हुआ था, 156 यानी हमारे पास में 14 बचा तो 140 हो गया। अब 140 हुआ तो हमारा 2 टाइम्स ही जाएगा, 2 टाइम्स ही जाएगा, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आंसर है, ए ऑप्शन। अब आपको सर आपने आगे तो नहीं किया तो घर बैठे आप करते रहो कैलकुलेशन, ठीक है, कि मेरा काम खत्म हो गया, मैंने ए ऑप्शन आपका यहां पर कंप्लीट कर दिया। एग्जाम में भी आपको यही करना है, ये जरूरी नहीं है कि इसके बाद में आगे सोल्व करते जा रहे हो। अगर यहां पर 32 का एक ऑप्शन और होता तो हम आगे बढ़ते, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहना चाह रहा है, आपसे बोल रहा है कि शिवाज मंथली सैलरी इज 75,000, ही स्पेंड 12,000 ऑन हाउस होल्ड आइटम, ठीक है। अब हाउस होल्ड आइटम पर वो खर्च करता है 12,000 रुपए, ठीक है। 14,000 ऑन LIC पर कितना करता है भाई 14,000, LIC पर कितना करता है 14,000, क्लियर। एंड म्यूचुअल फंड पर कितना करता है 15,000, ठीक है। अच्छा, LIC एंड म्यूचुअल फंड 15,000 किस पर करता है भाई, ऑन हिज चिल्ड्रन एजुकेशन, तो एजुकेशन पर वो कितना करता है भाई 15,000 रुपए खर्च करता है, क्लियर। एंड कीप्स 10,000 फॉर द मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस के लिए वो कितना रखता है भाई 10,000 रखता है, ठीक है। इस सेविंग, तो सेविंग कितनी अभी 21,000 सेविंग है, 21,000 वो सेविंग करता है पर मंथ, है ना। एंड ही डोनेट्स द रेस्ट द अमाउंट, अब डोनेट भी कर रहा है एन और ऑर्फनेज एंड द परसेंटेज ऑफ हिज इनकम दैट ही डोनेट्स। अब जो डोनेशन जो दे रहा ना वो परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। शिवा का मासिक वेतन, शिव का 75,000 है, घरेलू सामान पर 12,000, LIC म्यूचुअल फंड पर 14,000, बच्चों पर 15,000,
अन्य खर्चों के लिए कितना है 10,000, बचत इसकी इतनी है। और एक अनाथालय को क्या करता है भाई, जो ऑर्फन्स होते हैं उनको दान कर देता है, और उसकी आय का परसेंट निकालना है, जो दान करता है वो परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब चीज समझना जरा, आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितना हो गया। आपने कहा सर टोटल की अगर हमारे पास में हम यहां पर बात करते हैं तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 6 5 कितना हो गया 11, और एक कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया, आपने कहा सर 6 और 1 7, 72,000। तो जो डोनेट करता है वो कितना हो गया, आपने कहा सर डोनेशन हो गया 3,000 का। कितना हो गया भाई, 3,000 का डोनेशन हो गया। क्लियर। उसके बाद में हमने देखा कि भाई टोटल हमारे पास में जो आय का परसेंट पूछ रहा है, तो जब डोनेशन 3,000 है तो इसका मतलब टोटल कितना था 75,000, इधर कितना कर देंगे भाई 100, तो कुल मिला के हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई 4% आ जाएगी। कितना आ गया भाई 4 आ गया है ना, तो 4% आपका आंसर बन जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे इस क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, गजब का क्वेश्चन है। मैं हर बार कहता हूं, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, ये क्वेश्चन जहां भी आता है तो हमेशा कहता हूं भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया पढ़ लेना भाई। शालिनी स्पेंड 60% ऑफ हर सैलरी इफ हर सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड हर एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 30%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन हर सेविंग। शालिनी अपने वेतन का 60% खर्च करती है, यदि उसके वेतन में 40% वृद्धि होती है तो खर्चे में भी 30% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। शालिनी अपने वेतन का 60% खर्च करती है। हमेशा आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू क्या होता है सेविंग। भाई सिंपल सी बात है, आपकी जो इनकम है वो खर्चा और सेविंग मिलाकर ही तो होती है ना। तो आपने क्या किया, यहां पर देखा इनकम हमारी कितनी है भाई 100, उसमें 60 उसने लगा दिए, अब शालिनी के 40 ही बचते हैं। क्लियर। अब कह रहे वेतन 40% वृद्धि हो जाती है, तो वेतन कितना हो गया 140। ठीक है, खर्चे में भी 30% की वृद्धि, तो खर्चा 30% यहां से बढ़ेगा, तो इसका कितना हो गया 18, कितना बढ़ गया 18, तो कितना हो जाएगा 78। अब इसमें से यहां से बचत आएगी, 70 जाता 70, लेकिन अब 62 ही आएगी। तो बचत एक्चुअली में पहले 40 होती थी, आजकल 62 है। कितने बढ़ गई भाई 22 बढ़ गई, है ना। तो परसेंटेज सेविंग में इंक्रीमेंट कितना आ गया भाई, परसेंटेज सेविंग इंक्रीमेंट कितना है, आपने कहा सर 22, नीचे कितना इनिशियल, पहले कितना होता था 40, और इधर कितना हो जाएगा 100, ये 5 ये 2, यहां पर कितना हो गया 11, 55%। कितना भाई 55% इंक्रीमेंट है ना, बढ़ रही है। तो ए ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। कौन सा आंसर है मेरे भाई, ए ऑप्शन आंसर है। गजब का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आपने देखा कि इस क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में दोनों में सेम ही कंसेप्ट था, इस क्वेश्चन में भी वही कंसेप्ट यूज किया है, और ठीक अभी हमने किया उसमें भी सेम कंसेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, देख लेना जरा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा क्या कहता है आपसे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे क्या बोला है। इन एन इलेक्शन देयर वर 3 कैंडिडेट्स ए बी सी, 10% of the eligible voters did not vote. Out of those who voted, 45% voted for A and 35% voted for B, and the remaining 20% voted for C. 30% of the votes polled for A and 20% of the votes polled for B were later deemed invalid, while all the votes polled for C were deemed valid. If A got 882 more valid votes than B did, how many valid votes did C receive? करेक्ट, चुनाव में 3 उम्मीदवार है, एक ए बी और सी, 3 उम्मीदवार थे। 10% पात्र मतदाता उन्हें मतदान नहीं किया, तो किया कितने लोगों ने, ओनली 90% लोगों ने वहां पर मतदान किया। मतदान करने वालों में से 45% ने ए को, 35% ने बी को, और शेष 20% ने सी को मतदान किया। ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% मतों को बाद में अवैध माना गया, जबकि सभी सी को डाले गए सभी मतों को वैध माना गया। यदि
ए को बी से इतने मत अधिक वैध मत प्राप्त हुए, तो बताओ सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए। क्वेश्चन सिंपल सा है, बात अटक के आती है वैलिड वोट पर। कहां पर अटक के आती है? वैलिड वोट पर। ठीक है, तो मैं यहां पर शुरू करता हूं इस क्वेश्चन को। जब मैं बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाऊंगा तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मैंने ऐसे किया कि भाई चलो मान लेते हैं कि मतदान करने वाले आपके कितने 100% है, उसी को ही हम मान लेते हैं। तो मैं 100 मान के चलूंगा, तो ए को डाले गए लोग 30%, ए को कितने लोगों ने 45, फिर 35, फिर 20, ऐसा कुछ आएगा। तो जब 100 मान के चलता हूं तो 45, 35 ये आ रहा है मेरे पास में, तो आंकड़ा थोड़ा सा फिर पॉइंटों में जाने वाला हो रहा है। मैं कुछ ऐसा करता हूं कि अब इनको मान लेता हूं 200 मान लेता हूं, है ना। तो मैं इसे मानता हूं कि टोटल वोट कितने थे, जो डाले गए वोट थे, है ना। तो मैं ये कह दूं कि जो पोल्ड वोट है वो कितने हैं? 200। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ए के पास में कितने हैं, तो ए को तो इसके मिलेंगे, कितने मिलेंगे भाई? ए को मिलेंगे 45%। तो 45 का मतलब इसको कितने मिले भाई? 90। अब मेरे पास में और कौन आ जाता है? बी। और कौन आ जाता है? सी। तो हमने ये देखा इसको कितने मिलेंगे? 35%। इसका मतलब इसके पास में कितने? 70। इसको कितने मिलेंगे? आपने कहा सर 20%। इसका मतलब इसको कितने मिल रहे हैं टोटल? जो बचे हुए टोटल इसको मिल जाएंगे 40। क्लियर? समझ में आ गई बात आप लोगों को? कोई समस्या, कोई शिकायत? अब आपने कहा कि अब इनके पास में क्या है, ए को जो डाले गए वोट है, ए को इतने मिले, उनका 30% क्या कर दिया गया? इनवैलिड। तो भाई इसका 70% तो वैलिड रहा होगा ना। हम यहां पर वैलिड स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका जब 70% वैलिड है तो भाई 63 वैलिड है। इसका कितना भाई? 20% क्या कर दिया भाई? अवैध। तो 80% वैलिड है। तो कितना हो गया? 56 है। इसके सारे की सारे वैलिड है तो 40 है ना। इसका तो 100% है, वैलिड है। इसका मतलब ये हुआ, अब आपसे कह रहा है कि जो ए को बी से इतने अधिक मत प्राप्त हुए, जो वैलिड वोट है, वैध मत प्राप्त हुए, तो इसको 63 है, इसके पास में कितना भी? 56 है ना। तो आपने यहां पर डिफरेंस देखा तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 7 का। या आप यहां पर देखिए कितना ज्यादा आ रहा है? 7 ज्यादा आ रहा है। वैसे वैल्यू कितनी है? तो 7 की वैल्यू 882 है मेरे भाई। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1, 2 और 6। ठीक है, एक की वैल्यू इतनी, 40 की वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा सर 1 to 6, और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं भाई? 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने कहा सर ये वैल्यू बन जाती है 0, 4 n 2, 8 और 2 कितना हो गया भाई? आपने कहा सर 10, और ये कितना हो गया? 5। तो 5040 यानी 5040 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन काफी सिंपल था, काफी इजी था, लेकिन इसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया ताकि बच्चा देखते ही डर जाए, पढ़ने की भी हिम्मत ना करे। ठीक है, चलिए आगे इस क्वेश्चन को देखिए जरा, क्या कहना चाह रहा है आपसे। देखिए जरा इस क्वेश्चन में, देखिए आपको क्या दिया है, मजा आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ गए ही आपको। बोला सोनम इज ए कैब ड्राइवर। पहली बात तो ये देखिए पॉइंट। ठीक है, दूसरा who plays within a city, the number of kilometer that she drives on a Tuesday was 12.5% less than the number of kilometer that she drives on the day before. On the other hand, the number of kilometer that she drives on Wednesday was 20% more than the number of kilometer that she drives on Tuesday. If Sonam drives a total of 336 kilometer on Wednesday, how many kilometer did she drive on Monday? सोनम एक कैब ड्राइवर है, ठीक है, जो एक शहर के भीतर ही गाड़ी चलाती है, और मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी एक दिन पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी से कितनी परसेंट कम थी? 12.5। और 12.5 का मतलब क्या होता है भाई? 1/8 होता है, सबको पता है, जग जाहिर है ना। कितना हो गया भाई? 1/8 हो गया। आगे चलते हैं। जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार को उसके तय की गई दूरी से 20% अधिक थी, इसका मतलब 1/5 होता है। यदि सोनम ने बुधवार को कुल 336 किलोमीटर की दूरी तय की, तो सोमवार को उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की? सिंपल सी बात है, मंडे और ट्यूसडे इसने कम तय की। 8 थी पहले, तो 1 कम तय की, तो अब कितना हो गया भाई? 8:7। ट्यूसडे और वेडनेसडे की जब हम बात करते हैं तो अधिक थी, तो पहले 5 था, तो अब क्या हो रहा है भाई? 6 हो रहा है। रेशियो निकालना मैंने आपको बता रखा है,
बढ़िया तरीके से रेशियो प्रपोर्शन टॉपिक में बताया भी था, और मुझे पता है कि अब आप लोगों को आता भी है। तो आप तीनों का रेशियो यहाँ पर कंबाइंड रेशियो ले लीजिए। आपने यहाँ पर देखा 8 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया 40, 35, और ये कितना हो जाएगा भी 42 हो जाएगा। ठीक है, अब जिन लोगों को रेशियो निकालना नहीं आता वो रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास में जाए और वहां जाके और बढ़िया तरीके से रेशियो निकालना सीखे। उसमें पहली क्लास बेसिक क्लास में भी मैंने आपको रेशियो निकालना सिखा रखा बढ़िया और गजब तरीके से। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि भाई सोनम ने बुधवार को भाई कितना चली है 336 किलोमीटर चली है, इसका मतलब ये हुआ तो मंगलवार को कितनी चली है ये आपसे पूछा जा रहा है मंगलवार को। तो आपने कहा सर यहां निकालना है हमें कितना होगा, इसके लिए आपने देखा कि ये आपका कुछ मल्टीपल ही लग रहा है, 2 का मल्टीपल ही आ रहा है, तो इसलिए यहां पर मैं क्या करता हूं 2 की वैल्यू निकाल लेता हूं, है ना। तो मैं इसको अगर 16 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 की अगर वैल्यू हम निकाल दें तो ये कितना हो जाएगा भाई, ऐसे कर लेते हैं ना डायरेक्ट। 42 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, आपने कहा सर ये वैल्यू हमारी बन जाएगी या इसको 8 ही देख लो यार, 8 से ही देख लो, ऐसे ही हो जाएगा, है ना। तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया भाई 320 हो गया, ज्यादा लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यार एक्चुअली में क्या दुख तब होता है हमें कि भाई क्वेश्चन इतना बड़ा लंबा चौड़ा दिया लेकिन उसका सॉल्यूशन बस इतना सा हो, तब बड़े दुख की बात होती है। ठीक है, अदरवाइज हमें कोई परेशानी नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा क्या कह रहा है आपसे, देखिए जरा इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, a fruit seller sells 45% of the orange that he has along with one more orange to customer, and he then sell 20% of the remaining orange and 2 more orange to the second customer, and he then sells 90% of now remaining orange to a third customer, and still left with 5 orange. How many orange did the fruit seller have initially? एक फल विक्रेता एक ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% संतरे देता है और एक संतरा और देता है, फिर बचे संतरों का 20% और 2 संतरे और देता है दूसरे ग्राहक को, और फिर अब बचे का 90% तीसरा ग्राहक को बेचता है। अब भी उसके पास 5 संतरे हैं, तो फल विक्रेता के पास प्रारंभ में कितने संतरे थे। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर इक्वेशन बना के सोल्व करने में लग गए तो आप यूं समझ लो कि आप उलझ ही गए। आप ऑप्शन से इसको ट्राई करो। पहली बात तो देखो, किसी को आप बांटोगे, आप किसी को कोई चीज बांट रहे हो, आपको कंप्लीट चीज बांटनी है ना। जैसे मान लो आप आम लेने गए, है ना, तो वहां पर अगर आप जाओगे और जाके आप बोलोगे साहब हमें तो आम चाहिए, अगर मान लो ऐसा कुछ वहां पर बैठा है, फ्रूट सेलर बैठा है, तो ऐसे होगा क्या कि भी चलो ऐसा है कि आधा आम काट के दे दिया, है ना, कि भाई आपके हिस्से में तो इतना आ रहा है। एक्चुअली में क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी हमें मिल रही है, यहां पर आइटम हमेशा पूरा आइटम मिल रहा है, कंप्लीट आइटम मिल रहा है। इसका मतलब है कि इसका मैं 45% निकालूं ये सारी चीजें, तो ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, इनका लफड़ाई खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना बेटर रहता है। आपने अगर 100 लिया, चलो मैं 100 मान लेता हूं एक टाइम के लिए, मैंने 45% इसको 45 दे दिया, एक अब 45% दिया और एक और बेचता है तो एक और दे दिया, कितना हो गया भाई 46। अब मेरे पास में 54 है। अब 54 का कितना परसेंट भाई 20%, इसका मतलब 1/5 होता है। अब इसका 1/5 में जब करने लगूंगा तो मेरे पास में वैल्यू पॉइंट में आ रही है ना, कितनी आ रही भाई वैल्यू पॉइंट में 10.8 के लगभग आ रही है। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई ले ऐसा है कि 10 संतरे तो पकड़ और एक संतरा मैं थोड़ा सा मैं खा लेता हूं और बाकी मैं तुझे थोड़ा सा दे देता हूं क्योंकि तुम्हारे हिस्से में तो इतना ही आना है ना। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। तो ये ऑप्शन खत्म, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे कि 120 और 120 में आप पहले इसको 45 दोगे, है ना, 45% दोगे। तो 45% का मतलब यहां पर कितना हो गया, एक्चुअल में 45% कितना होता है 9/20 होता है। हर 20 पर 9 है, तो आपके पास में कितना 6, तो 9 6 कितना हो गया, आपने कहा सर ये हो गया आपका 54, यहां पर चला गया। ठीक है, जब 54 इधर चला गया, अब आपके पास में बचा कितना है भाई, आपने कहा सर 66 इधर बचेगा, कितना बचेगा 66। अब इस 66 में शेष संतरों का 66 और 45% ये चला गया ना। ठीक है, हमने दे दिया, एक संतरा हमने और दे दिया इसको, यही तो हुआ है, एक संतरा हमने क्या कर दिया इसको और दे दिया। इसका मतलब अब हमारे पास ये कितना हो गया 55।
अब हमारे पास में कितना बचा है भाई, आपने कहा सर ये बचा है 65। अब 65 का 20%, अब इसका 20% और 2 संतरे दे दिए हमने, तो 20% और 2 संतरे जब उसको दिए तो 20 का 20% होता है अभी 10%, 20% कितना हो गया 13, 2 कितना हो गया अभी 15, वो ऐड कर दिया हमने। अब हमारे पास में कितना बचा 50 बचा है। तीसरे कस्टमर को 90% दिया, तो थर्ड को जब हम 90% दे रहे हैं तो हमारे पास में कितना बचेगा मेरे भाई 10%, यानी 5 ही बचेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस स्टेटमेंट इज राइट, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो गजब का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करो, बेटर रहेगा। ओके, देख लीजिए फटाफट क्वेश्चन को, आगे चलिए देखिए जरा इस क्वेश्चन को। देखिए जरा इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, आपसे बोला है कि भाई चमन लाल, अरशद एंड जगजीत सिंह contested an election. All the votes polled were valid. Arshad got 35% of the total votes. For every 35 votes, Chamanlal got 14 votes. The winner got 4950 more votes than the person who received the least number of votes. Find the total number of the votes polled. चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने चुनाव लड़ा और डाले गए सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल मतों का 35% मिला, चमनलाल को हर 35 वोट पर 14 वोट। देखिए इनका लिखने का तरीका तो देखिए जरा, विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4950 अधिक मत प्राप्त हुए, तो डाले गए मतों की कुल संख्या यानी 4950। समझना जरा, 3 हमारे पास में थे, अरशद था और कौन था अरशद, एक चमनलाल था, अरशद था, चमनलाल और जगजीत था। आपसे बोला है कि सभी वोट वैध थे, मतलब वैलिड वोट थे, है ना, और उसी के अकॉर्डिंग ही ये सारे मतलब काउंट किए गए थे। तो आपको बोला कि अरशद को 35% वोट, अरशद को 35% वोट, यानी अगर टोटल वोट 100 थे तो इसका मतलब इसको मिले कितने 35। अगर टोटल या 100 की बात करूं तो कितना मिला भी 35। क्लियर। चमनलाल को हर 35 वोट पर 14 वोट, 14 वोट हर 35 पर, इसका मतलब ये 2/5 की बात कर रहा है। इसका मतलब ये बात किसकी कर रहा है 40% वोट की बात कर रहा है। इसका मतलब इसको 40 मिला। अब इसको कितना मिलेगा, आपने कहा सर 25 मिलेगा। तो विजेता कौन है, आपने कहा सर ये सबसे कम, इसको अंतर कितना है 15 का, आगे कितना है 4950। जरा देखिए तो इसको क्या कह रहा है आपसे, एक की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर 4950 डिवाइडेड बाई 15 कितना आ गया 330। तो इसका मतलब 100 की वैल्यू कितनी होगी मल्टीप्लाई बाई 330, 33,000 वोट आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 33,000 वोट। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कौन सा आंसर मेरे भाई, डी ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे इस क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से बताइए कि भाई क्या आंसर आपका यहां पर होगा। जल्दी, आपसे बोला है a certain number of students from school X appeared in an examination and 20% of students failed. From Y, 130% more students than that of the school X appeared in the same examination. If 90% of the total number of students appeared from the both the school passed, then what is the percentage of students from school Y who failed? ठीक है, स्कूल एक्स के छात्रों की निश्चित संख्या में परीक्षा में शामिल हुई और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो हम मान लेते हैं स्कूल में टोटल 100 बच्चे बैठे थे और इसमें कुछ फेल भी हुए हैं, कुछ पास भी हुए हैं। 20% फेल है तो 80 क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है, स्कूल वाई से एक्स से जो स्कूल वाई से स्कूल एक्स से 130% अधिक छात्र बैठे, वाई है, इससे अगर 130% अधिक अगर वो बैठे हैं, इसका मतलब 230 बैठे होंगे। और यदि दोनों विद्यालयों में से उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या का 90% उत्तीर्ण हुआ, तो दोनों से कितने हो गए 330। तो सारे पास कितने हैं 90%। क्लियर। तो ये हो गया 297 टोटल, 270 और 27 297। तो भाई फेल कितने हैं
भी पास इतने हैं, जब आपके पास में टोटल इसके अंदर हम बात करें फेल और पास की, फेल और पास, तो पास आपके 297 है, तो फेल कितने हैं आपने कहा सर 33, तो 20 यहां फेल है। अब आपसे पूछ रहे विद्यालय वाई से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत, तो सिंपल सी बात है कि जब ये टोटल 33 है और 20 यहां है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, आपने कहा सर ये वैल्यू हो जाती है 13, कितनी हो जाती है 13, फेल होने वाले यहां पर छात्र कितने 13, ठीक है, बाकी पास होने वाले होंगे, तो आपने कहा सर ये कितना हो गया 217, बाकी पास वाले। आपसे बोल रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, विद्यालय वाई से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत, तो विद्यालय वाई से 13 छात्र है, टोटल कितने 230% निकाला है, इनटू क्या कर देंगे 100, कैंसिल आउट, ऊपर कितना आ गया भी 130 और नीचे कितना आ गया 23। अगर आप इसको देखिए जरा, अगर मैं इसको 6 टाइम करूं, तो 6 टाइम करूं तो ये वैल्यू कितनी बन गई 18 और 1 12 और 13, तो 138 के लगभग, तो इसका मतलब 6 से तो 5 से ज्यादा है, 5 से 115 होता है, तो इसका मतलब 5 पॉइंट समथिंग है, 5 पॉइंट समथिंग सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एकदम सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, जिसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, अच्छा क्वेश्चन था, तो आप देखते जाइए, आप ये चीज सीखने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन हमें एग्जाम में कैसे करने हैं, ठीक है। देखिए फटाफट इस क्वेश्चन को देखो और फटाफट आंसर बताओ क्या है। आपसे क्या बोला इस क्वेश्चन में, द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन दैट ऑफ द इनकम ऑफ बी, the income of C is 70% of the sum of income of A and B, the income of D is 20% more than the income of C, if the difference between the income of B and D is 23,000 then what is the income of A। कह रहे A की आय B की आय से 20% कम है, C की आय A और B की आय की योग का 70% है, तो D की आय C की आय से 25% अधिक है, तो यदि B और D की आय का अंतर इतना है तो A की आय क्या होगी, जो ए की आय है वो बी की आय से 20% कम है, जो ए की इनकम है, तो मैंने कहा सर ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 20% कम है, वो 20% का आपको पता है 1/5 होता है, ए की इनकम कम है तो ये 5 है, तो ये 4 है। फिर कह रहे हैं सी की आय ए और बी की आय की योग का 70% है, सी की आय है वो ए और बी की आय का 70% है, इसका मतलब 70 का मतलब 7/10, उनके पास अगर 10 है तो इसके पास में 7 है। फिर बाद में आगे चलते हैं, आपसे एक बात और बोली है इसने, क्या कहा है कि डी की आय सी की आय से 25% अधिक है, इसका मतलब 1/4 है, तो जो डी की आय है वो सी की आय से इतनी अधिक है, तो इसका मतलब यह है कि सी की आय अगर 4 है तो डी की आय 5 है, ये आपके पास में क्वेश्चन है। अब हमें यहां पर क्या चाहिए, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी चाहिए, बात बी और डी की आय के अंतर की हो रही है, फिर ए की आय हमें बतानी है, तो तीनों चारों बंदे ही चाहिए हमें। इसके लिए हमने क्या किया, आपको पता है यहाँ ए और बी 10 हो रहा है और यहाँ ए और बी 9 हो रहा है ना, ए और बी कितना हो रहा है 9 हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है 9, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दे 10 से, और यहां ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दे, हमने कहा सर 9 से। क्लियर, तो ये 90 हो गया, इधर भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, मामला एकदम फिट। तो यहां पर देखिए ये 7 × 9 63 आ रहा है, इधर 4 है सी की वैल्यू, यहां ये मामला फिर बराबर नहीं हो रहा, इसका मतलब यहां पर अगर 63 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर फिर 4 से और करना होगा, तो इधर भी क्या करना होगा 4 से करना होगा, इनको इक्वल करने के लिए, जो इसको 4 से किया तो यहां भी 4 से करना होगा, तो हमारे पास में वैल्यू मिल जाती है हमें। ये एक्चुअल में कितना हो गया, आपने कहा सर 9 और 4 कितना हो गया, आपने कहा सर ये वैल्यू बन जाती है हमारी 360, तो 40 हो गया कि 40 कहाँ से आ गया, 4 से तो मल्टीप्लाई करना था, तो ये कितना हो गया 360, ठीक है, तो इसको टोटल को 360 बनाना है, इसका मतलब ये टोटल ये 9 था, तो यहां भी हमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एक्चुअल में 9 था तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया 40 से, ऊपर 40 नीचे भी क्या आ जाएगा भी 40 आ जाएगा,
इसका मतलब ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, आपने कहा सर 160। बी की वैल्यू क्या आ रही है भाई, आपने कहा सर 200। सी की वैल्यू कितनी बन रही है, तो आपने कहा सर 63 और 4, तो 63 और 4 252। डी की वैल्यू कितनी मिल रही है, तो आपको 63 से यहां भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना बन गया भाई 315। आपसे पूछा बी और डी का अंतर, तो बी और डी का अंतर है 115। 115 की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर ये है 230,000 यानी 23,000। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा सर ये बन जाएगा 200। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी बन गई मेरे भाई 200। आपसे पूछा है कि ए की इनकम कितनी है, तो ए की इनकम है 160, तो यहां से कितना बन जाएगा, आपने कहा सर ये वैल्यू बन गई 160 मल्टीप्लाई बाई 200, तो ये बन गया 32,000, 32,000। तो ए ऑप्शन। तो यहां पर ये कम, इनको बराबर करना, इनका कंपैरिजन करना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, मेन तो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। चलिए जरा इस पर आ जाइए, क्या बोला है आपसे, जल्दी फटाफट देखिए। देखिए जरा इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन गॉट टाइप्ड इन प्लेस ऑफ इट सेल्फ एंड देयर बाय इट्स वैल्यू got reduced by 175 upon 4%. What was the value of fraction? गलती से एक धनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल यानी उल्टा, अगर कोई फ्रैक्शन ए वाई बी है तो बी वाई ए आपका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। इस तरह टाइप हो गया, तो इस प्रकार मान इतना कम प्राप्त हुआ, ध्यान में रखना क्या हुआ, कम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, तो भिन्न का मान क्या था। एक बात बताओ, कोई फ्रैक्शन था मेरे पास में, गलती से मैंने उसे उल्टा लिख दिया, तो कोई भी फ्रैक्शन अगर मेरे पास मान लो 2/3 होता है, इसकी वैल्यू 0.66 कुछ तो होगी। अगर मैं इसको 3/2 लिख दूं तो इसकी वैल्यू 1.5 हो गई, तो वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी, समझते रहना। ठीक है, मुझे बस इतनी सी बात का जवाब देना, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। आपने कहा सर वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इससे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो परसेंटेज वृद्धि ही आएगी। चलिए अब यहां पर मैं करता हूं 4/5, कितना है जरा बताना। आपने कहा सर 0.8, कोई दिक्कत नहीं है। 5/4 उल्टा इसका रेसिप्रोकल लिख दिया, तो क्या आएगा, आपने कहा सर ये हो गया 1 पॉइंट और कितना हो गया, आपने कहा सर 25। अब बढ़ रही है कि घट रही है, आपने कहा सर परसेंटेज वृद्धि हो रही है। आगे चलना, तो आपने देखा कि ये सारी मैं ओरिजिनल फ्रैक्शन ले रहा हूं। ठीक है, अगर मैं मान लो कोई फ्रैक्शन ऐसे ले लूं 5/4 या 5/3, इसकी वैल्यू मैं यहां पर देखूं तो मुझे यहां पर देखने से मिले कि भाई 1.66। अगर मैं इसको 3/5 लिख देता हूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.6। अब बताइए वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, आपने कहा सर वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज डिक्रीमेंट होगा। क्लियर, इसका मतलब है कि अगर किसी फ्रैक्शन को अगर आप उल्टा लिख देते हो तो उसकी वैल्यू में कमी आ जाना हमेशा किसके कारण, भाई कौन से फ्रैक्शन हो तब होता है कि आप पहले अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख देते हो तो हो सकता है। यानी कहने का मतलब आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, आंसर से बड़ा हो, फिर गलती से आप छोटा लिख दो तो बाद में मामला यहां पर गड़बड़ा जाता है, तब आंसर क्या आता है भी, जो फ्रैक्शन है वो छोटा लिखने पर ही आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आई बात। इसका मतलब है कि ऑप्शन में कह रहा है कि बिन का मान क्या था, इसका मतलब कमी हो रही है, तो पहले बिन क्या क्या होनी चाहिए, पहले बिन क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। बड़ी मतलब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। इसमें देखा 1/2 यानी एक छोटा है, नहीं। 4/3 4 बड़ा है, ये हो सकता है। 3 छोटा है 4 से, ये नहीं होगा। 1 छोटा 4 से, ये नहीं होगा। पहली बात तो सीधा देखते ही आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बताइए क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। आप इससे कर सकते हो कि पहले फ्रैक्शन हमारा 4/3 था, तो इसका मतलब पहले वैल्यू हमारी कितनी थी, आप जो भी वैल्यू मानो ये थी। उसके बाद में अब हमारा फ्रैक्शन कितना हो गया, आपने कहा सर 3/4 हो गया। इसका मतलब हमारा जो यहां पर चेंज हुआ है, जो कमी हुई है वो कितनी हुई, आपने कहा सर यहां पर कमी हमारी ये हो गई कि परसेंटेज कमी निकाले, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 4/3 माइनस 3/4, और पहले वाला कितना था 4/3 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, अब चलिए ऊपर आगे भी 12 है, कितना है
12, ये 16 और 9 चला गया तो कितना आ जाएगा भाई 7, और नीचे कितना है 4/3, इससे कैंसिल आउट होकर कितना हो गया 4, इधर कितना हो गया 100। आपने देखा ऊपर है 700, नीचे कितना है आपका 16, 700 और कितना है 16। अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो ये आ जाएगा 25, 175 और नीचे क्या आ गया 4, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात। तो मेन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, इनको समझना बहुत जरूरी है और इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो था ऑप्शन से हमें करने का। अदरवाइज आप ऐसे चल सकते हो, पहले कोई संख्या x थी, उसका रेसिप्रोकल 1 - x लिख दिया, तो इसका मतलब भाई कमी आ रही है ना रेसिप्रोकल लिखने पर, तो संख्या बड़ी थी तो x - 1/x अपॉन कितना कर देंगे x इंटू क्या कर दोगे 100। आगे चलने पर कितना हो जाएगा भाई, आपने कहा सर ये वैल्यू कितनी है 7/16 लिखा जा सकता है इसे, है ना। तो 7/16 और इंटू क्या कर दिया आपने 100, इससे आप इसको सोल्व कर सकते हो आगे बढ़ के। क्लियर है, x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से आंसर बताइए। देखिए कह रहा है in a constituency 55% of the total number of voters are male and the rest are females. If 40% of the males are illiterate and 40% of the females are literate, then by what percent is the number of illiterate female more than that of the illiterate males? ये आपको फाइंड आउट। निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित है और महिलाएं क्या है साक्षर है, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। मैं बात मेल और फीमेल की करता हूं, ठीक है, मेल और फीमेल का मैं एक रेशियो लेता हूं। मैंने देखा कि पहले हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई 100 ही थे और 100 में जो 55% पुरुष है, कितने भाई 55%, तो भाई 55 पुरुष है तो महिलाएं कितनी होंगी 45। ठीक है, फिर कह रहा है कि 55 पुरुष है और वो बात देखो अशिक्षित की हो रही है लास्ट में भी, है ना। तो 55 पुरुष है और फिर बाकी महिलाएं हैं, 40% पुरुष अशिक्षित है, तो 55 का 40% हमें निकालना है, अशिक्षित है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फिर बाद में कह रहा है 40% महिलाएं साक्षर है, तो साक्षर है तो साक्षर कितनी नहीं है 60% नहीं है। यहां से हमारे पास में इनका रेशियो आ जाएगा अशिक्षित का, तो आपने देखा ये कैंसिल आउट हो गया, ये 3 आ गया और ये कितना हो गया 2 हो गया। यहां से करें 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, तो पता चला 22 और नीचे कितना 27। तो बोल रहा है कि महिलाओं की संख्या कितनी ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना 5 अधिक है, किससे पुरुषों से, तो पुरुष कितने 22 और इधर कितना हो जाएगा 100। क्लियर, यहां से कैंसिल आउट कर दें, यहां आ गया आपका 50, यहां बन जाएगा 11। इसका मतलब हो गया 250 में 11 से हम डिवाइड कर दें तो मेरे भाई 2 आ गया। क्लियर, और उसके बाद में 22 आ गया 30 है, फिर 2 बार और चला जाएगा। ठीक है, और फिर कितना हो गया भी 7%, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन को पहले पढ़ो, फिर ये देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, उसके हिसाब से आगे बढ़ो। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, क्या बोल रहा है आपसे। आपसे कह रहा है कि इन ए वर्कशॉप विद 80 स्टूडेंट एंड 10 रिसोर्स पर्सन, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप। The amount spent for distributing sweets to each student was 30% of the total number of students, and the amount spent towards each resource person was 40% of the total number of students. The total amount spent for sweet distribution in the workshop was 80 छात्र और 10 संस्थान व्यक्तियों वाली कार्यशाला में 80 तो स्टूडेंट है, 80 स्टूडेंट यानी स्टूडेंट है और आपकी क्या है रिसोर्स पर्सन है। स्टूडेंट 80 है और रिसोर्स पर्सन कितने 10। आपसे क्या बोला गया है कि भाई इतने संसाधन व्यक्तियों वाली कार्यशाला में, कार्यशाला के अंत में मिठाई बांटी गई, प्रत्येक छात्र को मिठाई बांटने के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 30% थी। अब प्रत्येक छात्र को देखिए, प्रत्येक छात्र को जो राशि बांटी गई है ना, तो इसका मतलब वो कितनी बांटी गई है छात्रों की संख्या का 30%।
तो हमने ये देखा कि भाई पर स्टूडेंट की अगर बात हो रही है तो इसका मतलब 80 का 30% निकालना होगा। कितना हो गया 24, तो इसका मतलब 24 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और प्रत्येक रिसोर्स पर्सन संसाधन व्यक्ति के लिए खर्च की गई राशि कुल छात्रों की संख्या का 40% थी। तो भाई कुल छात्रों की यानी पर रिसोर्स पर्सन कितना था, ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट से कंपैरिजन करवा रहा है। 80 का कितना था 40%, इसका मतलब ये कितना हो गया भी 32, कितना हो गया 32। यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भी 32 से। तो कुल मिला के हमारे पास में यहां कितना आ गया, आपने कहा सर ये बन जाएगा 320, और ये कितना बन गया, आपने कहा सर 0, 8 4 कितना है 32, यानी 3, और 16 और 3 कितना है 19। हमने इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। खर्चे टोटल खर्चा आपसे पूछा गया है, तो 0, ये कितना हो गया आपका 4, और इधर कितना आ गया आपका 2, और ये भी कितना हो गया 2, तो 2240 रुपए। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए जरा, क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहा है कि इन एन इलेक्शन candidate X got 70% of the overall valid votes if 20% of the overall votes were declared invalid and the total number of votes is 64,000, then find the number of valid votes polled in favor of the candidate. एक चुनाव में उम्मीदवार X को कुल वैध मतों का इतना मिला, यदि कुल मतों में से 20% अवैध घोषित किए गए और कुल मतों की संख्या इतनी थी, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के और वैध मतों की संख्या क्या है। इसका मतलब मान लो पहले टोटल कितने थे भी 64,000 थे, और 20% जब आपने इनवैलिड घोषित कर दिए, 20% का मतलब कितना हो गया 1/5। इसका मतलब वैलिड तो 4/5 था, और वैध मतों का 70% मिला है, तो 7/10 मिला है ना। और फिर आपसे कह रहा है कि एक उम्मीदवार एक्स को वैध मतों का, तो कह रहा है कि उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या कितनी है। तो बस सोल्व करना है इसे, और कुछ नहीं करना। बस आपने कहा सर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से अगर चाहो तो कैंसिल आउट कर दो। ये अगर 5 से इसको कैंसिल आउट कर दें तो भाई ये कितना बन जाएगा भाई, टोटल कितना हो गया 1280 ना। और फिर आपने देखा कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ये हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई, लास्ट में एक ही 0 आएगा, तो पहली बात तो एक 0 वाला आंसर होगा। तो ये कितना होगा 35,840, कितना बन गया भाई 35,840, 35,840 हमारा आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अकल का भी यूज लेना है, ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट अंधाधुंध लगे रहे। चले अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, आपसे बोल रहा है इफ ई सेज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए जरा, एक बात आपको बताऊं, कोई भी क्यूब है उसकी जो हर सरफेस है वो कितनी होती है। आपने कहा सर इसकी जो ईच एंड एवरी सरफेस की अगर हम बात करें तो इसकी जो सारी सरफेस है वो क्या होती है, वर्गाकार स्क्वायर फॉर्म में होती है। इसकी साइड क्या होती है, ए होती है, साइड क्या होगी ए। तो इसका जो एरिया है वो कोई भी एरिया वो ए स्क्वायर के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू ए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इनकी वैल्यू अगर 10% बढ़ रहा है तो 10% इसको भी बढ़ा दूं और 10% इसको भी बढ़ा दूं। क्लियर। तो इसको करने के कई तरीके हैं। पहला मेथड हमारा कि मैं अगर चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहले अगर तुम 100 थे तो अब पहली भुजा बढ़कर कितनी होगी 110। दूसरा मैं लिख सकता हूं कि पहले तुम अगर 100 थे तो बढ़कर कितने हो गए 110, 0 से 0 कैंसिल आउट, अब 121 और नीचे 100। इसका मतलब ये एरिया पहले 100 था, अब 121 यानी बढ़ कितना गया 100 पर 21 बढ़ गया तो 21%। 100 से कंपैरिजन होते ही चीज किस में कन्वर्ट बन हो जाती है, परसेंटेज में। हम ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा फॉर्मूला भी आपको पता है, जब दोनों बढ़ रहा है और मल्टीप्लाई में तो इसको हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि भाई a प्लस बी और प्लस कितना हो जाएगा ए बी अपॉन कितना हो गया 100। ठीक है,
कितना हो गया 100। इसका मतलब 10 प्लस 10 और मल्टीप्लाई बाई प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 10, नीचे कितना हो जाएगा 100, कैंसिल आउट। 10 और ये 1 कितना हो गया 21%। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, थर्ड वन की अगर हम बात करें तो हम ये बोलेंगे पहले 10% का मतलब कितना होता है 1/10 होता है। इसका मतलब पहले 10 था और बढ़कर कितना हो गया, आपने कहा सर 10 पर 1 बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट की बात है तो ये इंक्रीमेंट को शो करता है। इसका मतलब 11 हो गया और ये भी 10 से 1 बढ़कर कितना हो गया 11, क्योंकि दो साइड है ना। तो आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर बन गया, एरिया 100 बन गया, यहाँ 121 बन गया, तो 100 पर कितना बढ़ गया 21। इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीमेंट की बात करें तो 21 और नीचे कितना 100 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ गया 2100, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, 2100 यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, क्या कह रहा है आपसे। आपसे बोल रहा है कि ए क्रेट ऑफ fruits contain one spoiled fruit for every 25 fruit. 60% of the spoiled fruit were sold. If the seller had sold 48 spoiled fruit, then the number of fruit in the crate were. फलों के एक टोकरे में हर 25 फलों पर एक खराब फल है और खराब हो चुके फलों की 60% बिक्री हो चुकी। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों की बिक्री की तो टोकरी में फलों की संख्या क्या थी। देखिए एक्चुअल में टोकरी में 25 फलों पर एक खराब फल है, तो मैं ये कहूं कि ये क्या हो गया, एक फल खराब है कितने पर 25 पर, तो ये हो गया स्पॉइल्ड फ्रूट और ये क्या है टोटल फ्रूट। ठीक है, स्पॉइल्ड और टोटल की मैं बात करूं, ऊपर वाला क्या हो जाएगा भी खराब और नीचे वाला क्या हो जाएगा कुल। ये तो क्या है कुल है और ये क्या है आपका खराब है। क्लियर, खराब हो चुके फलों की 60% की बिक्री हो चुकी, तो जितने फल थे उनकी बिक्री हो चुकी। इसका मतलब कितने बिक चुके 60% का मतलब कितना हो गया, आपने कहा सर हो गया 3/5। इसका मतलब टोटल बिके कितने 48। तो आप खुद देखिए ना, जब 48 की बिक्री हो चुकी तो 16 का मल्टीपल है, तो यहाँ भी 16 की, इसका मतलब टोटल 80 खराब हो चुके। तो 80 खराब हो चुके, इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा कि भाई एक की वैल्यू कितनी है 80, तो यहां भी 80 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा भी 2000। टोटल जो फ्रूट है वो कितने 2000 है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो गजब का ही क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इसको देखिए जरा, आपसे क्या कह रहा है। आपसे बोल रहा है ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड नंबर विथ 3/4 इंस्टीड ऑफ 4/3, व्हाट इज द एरर परसेंटेज। एक छात्र ने 4/3 की बजाय 3/4 के साथ एक संख्या को गुणा कर दिया। एक्चुअल में क्या 4/3 लिखना था, यह राइट प्रोसेस था, और उसने गलती से क्या कर दिया 3/4 लिख दिया। ठीक है, किसी संख्या के साथ में इसको मल्टीप्लाई करना था लेकिन इसने गलती से ऐसा कर दिया। इसका मतलब 4/3 लिखना था 4/3, लेकिन 3/4 लिखने के कारण हमें कुछ यहां पर जो वैल्यू मिलेगी वो थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी, लिटिल बिट डिफरेंट मिलेगी। तो हमने कहा वो संख्या है क्या, वी डोंट नो हमारे पास वो नंबर क्या है। तो हमने क्या किया, ऐसा कुछ मान लिया। कौन सा माने भाई, तो आपने क्या किया ऐसी संख्या मानी जिसमें 3 का भी भाग चला जाए 4 का भी। तो हमने कहा सर 12 लिख दें यहाँ। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूं तो आप खुद देखो 16 आंसर आ रहा है। इसको अगर मैं 4 से करूं तो 9 आंसर आ रहा है। कहने का मतलब 16 आंसर आना था उसका 9 आ रहा है, तो त्रुटि तो हो रही है ना, एरर तो है। कितने की है 7 की। किस पर, तो परसेंटेज एरर निकालेंगे हम, कहेंगे 7 की और कितने पर इनिशियल 16 आना चाहिए था, यानी 16 पर इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। कितना हो गया, आपने कहा सर ये वैल्यू हमारी बन जाएगी 700/60। तो 4 64 और 60 आ जाएगा, 3 43.75%। ये आपका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। वैसे 4 आती छोड़ देना चाहिए था, आंसर तो अपने आप मिल ही रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा, फटाफट बताइए। ये भी एक इंपॉर्टेंट और गजब का क्वेश्चन है। ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ सुगर इनेबल्स ए परचेजर टू ऑब्टेन 4 kg मोर फॉर 160 रुपीज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ सुगर पर केजी।
चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक विक्रेता को 160 रुपए में 4 किलो अधिक चीनी मिलती है, तो प्रति किलो चीनी का मूल मूल्य क्या है? मूल मूल्य, पहली बात तो एक ध्यान में रखना है, एक चीज ये ध्यान में रखनी है, एक चीज ये ध्यान में रखनी है, अधिक। ठीक है, क्वेश्चन देखो है क्या एक्चुअल में, ये सेम क्वेश्चन उस टाइप का है कि मान लो भी आप किसी दुकान पर गए, आप ऐसे मान लो कि आप हमेशा किसी दुकान पर जाते हो और यहां पर वो कोई दुकानदार है, बैठा है, गद्दी लगाए, ठीक है, सारा सामान यहां पर ऐसे 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 रखा हुआ है, आप चले गए, आपने कहा अंकल जी ये 160 रुपये पकड़ो और हमें सामान दो, तो इसका आपने डायरेक्ट 160 रुपये उसको दिए, तो इसका मतलब फिक्स था कि आप हमेशा से उस दुकान पे जाते हो, आपका उनके साथ एक वो आपके फैमिली शॉपकीपर है, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ना, वैसे फैमिली शॉपकीपर है, आपके पापा भी वहां से सामान लाते हैं, आपके दादाजी भी वहीं से लेके आते थे, तो आप क्या हुआ कि वहां पर जो सामान लेने गए, हम बहुत बार होता है ना कि बहुत सारी दुकानदार होते हैं जो हमें हमारे ऐसे जानकार होते हैं, हम वहां से सामान लेके आते हैं तो हम कुछ बोलते ही नहीं, वो हमें क्या होता है देखते ही वो चीज निकाल के दे देते हैं, भाई ये चीज ले जाओ और इतने रुपए, हम उससे बिना पूछे पैसे दे देते हैं, क्योंकि उन बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जिनका फिक्स अमाउंट होता है। आपने क्या किया, जो ही उसको 160 रुपए दिए, क्यों? क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई थी पहले की, आपने 160 रुपए दिए, पहले भी 160 देते थे, आज भी 160 दे रहे हो, 160, है ना। जो ही 160 रुपीज हमने उसको दिए, तो देते ही क्या हुआ, उसने ये कहा कि भाई बेटा बात ऐसे है कि भाई ये सामान पकड़ो, था कि क्या 160 रुपए आपने दिए, तो उस वो आपको एक्स केजी सामान देता था, कितना देता था? हमेशा एक्स केजी, है ना, हमेशा एक्स केजी देता था। लेकिन आज आपने जो ही 160 रुपए दिए, तो उसने क्या किया कि भाई आपको क्या किया, उसने 100 एक्स केजी सामान दे दिया और प्लस में कुछ रुपए दे दिए, मान लेते हैं वाई रुपए, मान लेते हैं ये रुपए आपको दे दिए। आपने कहा अंकल जी ये किस खुशी में? भाई सामान दे दिया ना आपने, 160 रुपए रखो, ये रुपए किस खुशी में? उसने कहा बेटा ये तुम्हारे रुपए बच गए। आपने कहा सर बच कैसे गए? उसने कहा बेटा भाव कम हो गए, रेट एक्चुअली में क्या हो गई, डाउन हो गई। क्या हो गई? डाउन हो गई। आप यहां समझना कि अगर मान लो यहां पर आपने उसको 400 रुपए दिए और रेट 20% डाउन होगी, इसका मतलब आप जो चीज पहले 100 की लेके आते थे उस पर 20% अब आपको कम देना पड़ेगा, वो चीज 80 में ही मिल जाएगी। तो सोचो जब 400 रुपए तुम लेके गए थे तुम्हारे पास कितने रुपए बच गए? आपने कहा सर 80 रुपए। क्यों? क्योंकि जो 400 है उसका 20% अब बच जाएगा। अब 80 रुपए आपको लेके आने पड़ेंगे, वापस लेके आने पड़ेंगे। अब आपने कर दिया मना। जब आपने मना किया तो उस पैसे का वो क्या करेगा, वो आपको एक्स्ट्रा सामान तोल कर देगा। वो कहेगा चलो ऐसा है तो तुम बेटा सामान लेके जाओ। ठीक है, पहली बात समझ में आई आपको? तो जब रेट डाउन होती है, पैसे लेने से आप मना कर देते हो, पैसा कितना बचता है? जो टोटल अमाउंट है उस अमाउंट का ही परसेंट बनेगा, तो वो पैसा बचेगा। अब उस पैसे को लेने से आपने मना किया तो उसने उसी पैसे से सामान दे दिया। तो अब आपको ये देखना है वो कितना कम कितना ज्यादा दिया। ठीक है, फिर बात करते हैं हम आगे। हमें क्या बोला गया कि भाई फिर बाद में मान लो रेट, अब दूसरी बार जब दुकान गए तो उसने क्या किया, वही अंकल जी वहां पर बैठे थे और उन्होंने आपको कुछ सामान वहां पर कम तोल के दिया, है ना। जैसे एक्स किलो देना था तो एक्स माइनस समथिंग कुछ दिया। तो आपने कहा सर ये कम कैसे? तो उसने कहा बेटा पैसे कुछ और लेके आओ, या एक्स केजी उसने सामान का थैला पकड़ा और बोला बेटा पैसे और चाहिए। तो आपने कहा अंकल जी 160 तो है या 400 ही तो है, इतने ही तो होते हैं। उसने कहा नहीं बेटा बात ऐसी नहीं है, अगर तुम पैसे लाओ इतने पैसे तुम्हें और देने पड़ेंगे, अगर तुम लाओ तो ठीक है मैं एक्स केजी दे देता हूं, अदरवाइज मैं इसमें से सामान निकाल लूंगा, है ना। आपने कहा बड़े बदतमीज हो भाई आप तो, है ना। तो आपने क्या किया कि उसको बोला कि चलो ऐसा है बेटा तुम ऐसा करो सामान ही निकाल लो। क्या करोगे? तुम तो सामान ही निकाल लो, है ना। तो अब वो सामान अगर उसमें से निकालेगा तो कितना सामान निकालेगा? तो वो आपको, आपने कहा कि भी आपने उसको कहा किस हिसाब से निकाल लोगे? उसने कहा देखो 20% रेट बढ़ गई है, तो 20% रेट बढ़ी, इसका मतलब 400 रुपए पर 80 रुपए आपको और चाहिए। तो 80 रुपए आपके पास में है तो एक्स केजी सामान लाना है, अगर नहीं है तो उसको एक्स वो 80 रुपए का सामान उसमें से निकाल लेगा। ठीक है,
तो आपने ये देखा कि इसका मतलब दोनों केस के अंदर जो पैसे होते हैं, जो रुपीज होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, कांस्टेंट होते हैं, नियत होते हैं। तो हमने क्या किया, देखो 20% कमी। पहला तो देखो जनरल वो मेथड बताता हूं जिस मेथड के अकॉर्डिंग हम माइंड अप्रोच के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपने कहा सर 20% कमी होने का विक्रेता 160 रुपए में 4 किलो अधिक, रेट कम तो ज्यादा देगा, रेट ज्यादा तो कम देगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 160 रुपए का 20% कितना होता है, इसने कहा सर 32 रुपए होता है। वेरी गुड, कितना होता है, 32 रुपए बच गए। तो बचने के कारण उसने 32 रुपए में कितने किलो सामान ज्यादा दे दिया, 4 किलो ज्यादा दे दिया। तो 1 किलो की रेट कितनी आ गई, आपने कहा सर 32 अपॉन कितना है 4, कितने भाई 8 रुपए पर केजी। अब ये कौन सा भाव है, इस भाव को कौन सा बोलेंगे, आप हमेशा ध्यान में रखना। अभी ये दुकान वाला भाव है, आपने दुकान पे खड़े खड़े उसने 32 रुपए आपको दिए, आपने दिमाग लगाना शुरू किया, अच्छा 32 रुपए अगर मैं ना लूं तो 4 किलो एक्स्ट्रा देगा, इसका मतलब आप दुकान पे ही खड़े हो। तो ये करंट प्राइस है, वर्तमान भाव है। कौन सा भाव है, वर्तमान भाव, ठीक है, करंट प्राइस, प्रेजेंट प्राइस, वर्तमान भाव। या आप इसको क्या बोल सकते हो, घटा हुआ मूल्य, डिक्रीज्ड प्राइस, घटा मूल्य, ठीक है। इसको क्योंकि रेट घटने के बाद का मूल्य है तो इसको घटा मूल्य भी बोल सकते हो, डिक्रीज्ड प्राइस भी बोल सकते हो। अब आपसे पूछ रहे मूल बताइए, मूल भाव, पहले वाला मूल भाव बताओ या ओरिजिनल भाव बताओ, है ना। या तो आप मूल भाव बताओ या क्या बताइए, ओरिजिनल भाव बताइए या पहले का भाव बताइए, ठीक है, पहले का भाव बताइए। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, तो हमने ये देखा कि एक्चुअल में ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहां कब की है, 20% कम होने के बाद ये, तो ये वैल्यू मेरे भाई 80% की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 80% की वैल्यू कितनी हो गई, आपने कहा सर 8 रुपए, तो 1% की वैल्यू 8 और नीचे कितना हो गया 80। तो भाई 100% यानी पहले का भाव 100% था, तो 8/80 और मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया भाई 100, तो कितना आ जाएगा भाई 10 रुपीज आ जाएगा, ठीक है, 10 रुपीज पर केजी। तो ये तो है जनरल भी चीज, हम सोच के इस चीज को कैसे करें, किस तरीके से करें। अदरवाइज जब भी मूल भाव निकालना होता है तो हम डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं कि भाई ओरिजिनल प्राइस अगर आपको निकालनी है, इसका मतलब अब का भाव कितना है 80 सॉरी 8, तो इसको 100, अगर पहले की कोई भी चीज निकालते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नीचे करते हैं, तो यहां पर डिक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट 80 लिख दो, ठीक है, कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 10 रुपीज पर केजी। अगर इंक्रीमेंट हुआ होता तो 100/120 लिख देते। दूसरा मेथड या दूसरी अप्रोच इसकी क्या है, इसको हम इस तरीके से फिर हैंडल करेंगे। हमने कहा कि सर दूसरी अप्रोच हमारी ये है कि 20% का मतलब क्या हुआ, आपने कहा सर 1/5, इसका मतलब प्राइस की बात हो रही है, तो प्राइस 5 से कितनी हो रही है, आपने कहा सर 4 कम हो रही है, तो कंजप्शन जो है, खपत जो है वो कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर खपत हमारी कंजप्शन की अगर बात करें तो ये 4 से कितना हो गया 5 हो गया। इसका मतलब है कि कंजप्शन बढ़ कितना रहा है, आपने कहा सर 1 बढ़ रहा है। 1 की वैल्यू कितने किलो अधिक दी है, 4 किलो इसने अधिक दी है। तो पहले का कितना था कंजप्शन, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना था 16 किलो था। तो पहले का ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, ओरिजिनल भाव कितना था, आपने कहा सर 160/16 किलो, तो कितना आ गया 10 रुपीज पर केजी। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। तो करने के बहुत तरीके हैं, बस फर्क इस चीज का है कि भाई आपको कंसेप्ट कितने स्ट्रोंग है, बस बात समझ में कितनी आई है। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए जरा, ये आपसे क्या कहना चाह रहा है, देखिए फटाफट। इस क्वेश्चन में दिया गया है द इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन दैट ऑफ बी एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू द 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर एंड एज इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ द बीज एक्सपेंडिचर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग ऑफ ए एंड बी। सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको एक साथ यहां पर देखने को मिल रहे हैं कि भाई ए की आय बी की आय से 60% कम है, ए का व्यय यानी खर्चा बी के खर्चे के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी की खर्चे के 70% के बराबर है तो ए और बी की बचत का रेशियो क्या होगा बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बोला है कि भाई ए और बी की हम बात करें
तो इनकी इनकम की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है 60% कम है। कितना कम है भाई? 60% कम है। 60% का मतलब कितना हो गया? आपने कहा सर 3/5, तो एक इनकम कम है, ये 5 है तो ये 3 है। आगे बोल रहा है कि जो ए का खर्चा है बी के खर्चे के 60% के बराबर है। ए का खर्चा बी के खर्चे के 60% के बराबर है। इसका मतलब इसका खर्चा ये 60% कम है। कम है इसका मतलब ये 5 पर 3 कम होके 2 है। और ये कह रहा है कि ए का खर्चा बी के खर्चे के 60% के बराबर, 3/5 के। तो बी का खर्चा अगर 5 है तो ये 3 है। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये कुछ एक्स की फॉर्म में है और ये कुछ वाई की फॉर्म में खर्चा हो रहा है। फिर आपसे कह रहा है कि भाई ए की आय बी के खर्चे के 70% के बराबर है। तो ए की इनकम है ना, ए की इनकम ऑफ ए इक्वल्स टू, यानी ए की इनकम कितना है? 2x। तो 2x, बी का खर्चा कितना है? बी का खर्चा 5y के 60% के बराबर है 3/5 के। 5 से 5 गया, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई? हम यहां से निकाल लें तो 2x अपॉन कितना आ गया भाई? 3 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 2x अपॉन कितना आ गया? अच्छा, इसके 70%, बी के खर्चे के 70, ए की आय बी के खर्चे के 70% के बराबर है, तो ये बन जाएगा 7/10। क्लियर? यहां से हमने देखा कि कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये कितना हो गया? 2। तो 2 इधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 4xy कितना आ गया? 7 आ गया। अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर दूं, y की वैल्यू को, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4xy कितना हो गया? 7। और इधर इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 5 मल्टीप्लाई बाई 4xy कितना हो गया? 7। क्लियर? यहां से हमने देखा कि ये आपका 7 से 7 कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट। इधर कितना आएगा भाई? 12। और इधर कितना आ जाएगा? आपने कहा सर ये वैल्यू हमारी हो जाती है 20। ठीक है, 20x मान लो। x ना कैंसिल आउट करो तो ये सारी, अगर x को तुम ना कैंसिल आउट करो क्यों x ऊपर पड़ा है, तो ये तो हो गया 12x हो गया। और इधर कितना हो जाएगा? आपने कहा सर ये हो गया 20x। अगर मान लो इसमें से अगर वैल्यू ये, अगर ये 2 घटा दो, तो 2 घटाने पर आपके पास में हमें सेविंग निकालनी है। तो सेविंग निकालनी है तो आपके पास में वैल्यू कितनी रह जाएगी? 2x में से आपका ये 12x चला गया, है ना? या 7 आप रहने दीजिए, ये हो गया आपका 14, ये कितना हो गया? 12। 7 नीचे रहने दीजिए, ठीक है। ये कितना आ गया? 7। आपने देखा ये बन गया 12x, नीचे 7, और ये बन गया 20x, और नीचे कितना? 7। इसमें से ये घटाएंगे तो 14x में से 12x चला गया, तो सेविंग हमारे पास में कितनी आ गई भाई? 2x आ गई। इधर कितना आ जाएगा? ये 35 में से 20 चला गया तो 15। नीचे आपका 7 आ गया, इधर आ गया 15x, और नीचे कितना? 7। अब 7 को हटा दीजिए, आपके पास में रेशियो कितना बन गया? 2:15। कितना भाई? 2:15, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपसे बोल रहा है कि भाई ए, बी एंड सी डोनेट 8%, 7%, 9% ऑफ देयर सैलरी रेस्पेक्टिवली to charitable trusts. The salary of A, B are the same, and the difference between their donations is 259 rupees. The total donation of A and B 1185 more than that of C. The total donation of A and C donation, what percent of the total salary of ABC? ABC अपने वेतन का 8%, 7%, 9% भाग एक पुण्यार्थ ट्रस्ट में दान करते हैं। तो ये बात करते हैं हम ABC की। ए है और बी है और क्या है? सी है। ए, बी और सी ये करते हैं डोनेट। क्या करते हैं? डोनेट। कितना करते हैं? ये अपनी सैलरी का 8%, ये करता है 7%, और ये करता है 9%। अब आपसे बोला गया कि इन दोनों में जो डिफरेंस है 1% का है। टोटल अगर इनका 100% लेके चलेंगे, एक बात बताओ कि जब आपके बीच में डिफरेंस यहां पर 1% लग रहा है, 1% की वैल्यू 259 रुपीज है, कह रहा है कि भाई ए और बी के वेतन समान है और उनके दान में इतने रुपए का अंतर है। दान में इतने रुपए का अंतर है, साफ बोला है।
1% की वैल्यू इतनी है, दोनों की वेतन समान है, इसका मतलब इनकी जो सैलरी है, इनकी जो सैलरी है वो कितनी होगी, आपने कहा सर 25900 और 25900, ये हमारे पास में इनकी सैलरी आ गई। ए और बी का कुल दान सी के दान से इतना अधिक है, ए और बी का कुल दान सी के दान से इतना अधिक है, इसका मतलब दान की बात कर ले, टोटल कितना हो गया भाई इनका, आपने कहा सर टोटल इनका हो गया 15, कितना हो गया भाई टोटल, तो आपने कहा सर 15, तो 15% की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा सर 259 मल्टीप्लाई बाई क्या करना है 15%, ठीक है। अब 15% निकाल लेंगे और फिर कह रहा है कि सी के दान से इतना अधिक है, तो सी के दान से इतना अधिक है, ये घटाने पर सी का दान आ जाएगा, उससे फिर इसकी सैलरी आ जाएगी। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये बन गया 2590 और 2590, और एक बार इसको क्या कर दिया हमने आधा, है ना, तो ये बन जाएगा आपका, आधा कर देना 45 95, तो ये बन गया 1485 आ रहा है क्या भाई, इसका तो आपका हो गया 1000 और ये हो गया 250, 1250, 1250 यानी 1295, 1295, तो 5 8 और फिर आपका 8 और 3, 3885 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई 3885, 388 और 5, इसमें से आपका 1185 में हटा दूं, ये ज्यादा है, 1185 में हटा दूं तो ये 007 और 2, ये इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2700, 1% की वैल्यू कितनी होगी 300, तो इसका मतलब इसके पास रुपए कितने 30,000 रुपए, ठीक है, ये हमें मिल गए। अब यहां से आपको क्या पूछा है कि भाई ए और सी, ए और बी का दान ये हो गया, ए और सी का कुल दान, अब सी का दान तो हमें मिल गया, सी कितना दान करता है 2700, ए का दान नहीं मिल रहा, तो 8% की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 8% की आप वैल्यू निकालोगे तो 8%, 8 को मल्टीप्लाई कर दो 259 के साथ में, तो 8 9 कितना हो गया 72, यानी आपके पास में 7 40 7 47 और 4 16 4 20, है ना, 2000 कितना आ गया भाई आपका 72 आ गया, ठीक है 2072। अब आपने देखा 2072 और इधर कितना 2700, तो टोटल ए और सी की अगर बात करें तो 2072 और प्लस कितना 2700, टोटल कितना हो गया, आपने कहा सर 4772, तो परसेंटेज निकालना है तो 4772 किसका हो जाएगा भाई, तीनों के टोटल कुल वेतन का, तीनों का वेतन कितना 30,000 और 25 25 50 कितना हो गया 80,000, तो 81,800, 81,800, इधर कितना कर दिया हमने 100, क्लियर। अब देखना जरा, 0 से 0 हमने कर दिया कैंसिल आउट। अगर एक चीज बताओ, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप क्या कहोगे सर 8,180 आएगा, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो आपको सर 4,000 समथिंग आएगा, है ना, मतलब हो सकता है ये लगभग कितना है 820 मान लो इसे, तो आप कहोगे सर 4100 समथिंग आ जाएगा, है ना। तो आप एक चीज बताओ कि अगर मैं इसको 6 से करूं तो आपको सर 4800 समथिंग आएगा, यही तो आएगा ना, तो इसका मतलब इसका ना तो मान 6 है और ना इसका एग्जैक्ट 5 है, 5 और 6 के बीच में है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है 5 और 6 के इसके बीच में कितना 5.8 है ना, कितना आ जाएगा भाई 5.8% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है, हल्का सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखिए फटाफट क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इन ए स्कूल 4% ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट अपीयर फॉर द एनुअल एग्जाम्स, 10% of the students who have appeared for the exams could not pass the exam. Out of the remaining students, 50% got distinction marks and 432 students passed the exam but could not get distinction mark. The total number of students in the school is, एक विद्यालय में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुए, परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र
परीक्षा पास नहीं कर सके। शेष छात्रों में से 50% को डिस्टिंक्शन अंक मिले तथा 432 छात्र परीक्षा पास कर गए लेकिन उन्हें डिस्टिंक्शन अंक नहीं मिले। ये वाला सिनेरियो यानी मिले और नहीं मिले। और तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? अगर मैं 100 लेता हूं तो 4% निकल जाएगा, 96 बचेगा, फिर इसका परसेंट पॉइंट्स में आएगा, है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा लिटिल बिट। तो मैं इसे मान लेता हूं कि भाई वो कितने थे, 1000 थे, हमने मान लिया, लेट्स सपोज दैट 4% इसका कितना हो गया, 4% कितना हो गया? आपने कहा सर 10% इसका 100 होता है, तो 4% इसका कितना हो गया, 40, तो ये कितना हो गया भी 960। ठीक है, तो परीक्षा में शामिल हुए, है ना, ये क्या हुए, शामिल हुए, परीक्षा पेपर उन्होंने दिया, ये शामिल नहीं हुए। तो उसमें से शामिल होने वाले छात्रों में से 10% छात्र पास नहीं हुए, तो ये हो गए फेल, ये हो गए पास। पास नहीं हुए इसका मतलब 96 गए, लुढ़क गए, बचे कितने, 864। अब 864 जो बचे उसमें से 50% को डिस्टिंक्शन अंक मिले, तो डिस्टिंक्शन मार्क्स जिसको मिले और जिसको नहीं मिले वो 50%, तो ये 432 जिनको नहीं मिले, तो मिले कितने लोगों को, मतलब जिनको मिले 432, कितने लोगों नहीं मिले, 432 को नहीं मिले। तो मेरे भाई 432 ही तो बताई जा रही है कुल संख्या पास जो कर गए जिनको नहीं मिले। इसका मतलब इसके इक्वल टू कितना है, 432, 1 की वैल्यू 1 है। इसका मतलब छात्र कितने थे आपके, 1000 ही थे। कितने थे भाई, 1000, और बात खत्म। तो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए जरा, क्या कह रहा है ये आपसे। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वॉज 50,000, he used to spend on 3 heads, personal and family expenses E, tax T, and philanthropy P, and the rest were his saving. E was 50% of the income, T was 20% of E, and P was 50% of T. When his salary got raised by 40%, he maintained the average level of E, but T become 30% of E and P become 20% of T. By what percent is the new saving more or less than the earlier saving? कह रहा है एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपए था, पहले रुपए कितने थे इसके पास, 50,000, इसकी सैलरी है, ठीक है, 50,000 आपकी सैलरी है। इसके बाद में 3 मदों पर खर्च करता है, एक तो ई है, एक टी है और एक पी है, शेष उसकी बचत है, सेविंग है। ई आय का 50% है, इसका 50% मतलब आधा, कितना होता है, 25,000। ई के बाद में क्या है भाई, टी, टी है वो ई का 20% है, इसका 20% कितना हो गया, 5,000 भाई। उसके बाद में बात करते हैं पी की, तो पी है वो टी का 15% है, तो इसका 15%, इसका मतलब कितना हो गया, 750, तो 750 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमने देखा भी टोटल कितने हो गए, तो 0, ये कितना हो गया 5, 7, और ये कितना हो गया आपका 0, और ये कितना हो जाएगा 3, 30,750। तो जो सेविंग है वो सेविंग कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर 20,000 बचना चाहिए था, लेकिन 19,250 ही सेविंग हो पा रही है। चलिए अब कह रहा है कि सैलरी को अगर उसकी आय को 40% बढ़ गई तो ई के औसत स्तर को बनाए रखा, तो 40% बढ़ जाती है, तो इसका 40% हमने बढ़ाया, तो भाई ये कितना होगा 2/5, यानी वैल्यू कितनी, 20,000 और बढ़ गया, सैलरी कितनी होगी 70,000। इसमें ई का जो स्तर है वो पहले जितना 50% यानी 35 ही रहेगा, और उसके बाद में टी है जो कि ई का अब कितना हो गया है, टी का 30% हो गया, तो मतलब ये हो गया 10,500। इसके बाद पी टी का 20% हो गया, तो मतलब 1,050, तो ये कितना हो गया भाई 2,100, कितना हो गया भाई 2,100। आपने सबको जोड़ दिया, जोड़ने पर देखा ये 0 0, ये कितना 6, और ये कितना आपका 7, और ये कितना भाई 4, तो 22,400 कितना आ गया भाई। जो सेविंग है वो कितनी आ गई, आपने कहा सर ये बन जाएगा 22,400। इसका मतलब 2,400 तो ये है और 750 ये है, ठीक है, 2,400 और 750,
तो इसका मतलब 150 यानी 3150 रुपए आपके यहाँ पर ज्यादा आ रहे हैं। अब कितना ज्यादा बचाया जा रहा है, 2400 में 600 जोड़ दूं तो कितना हो गया अभी 3000, तो 3150 रुपए एक्स्ट्रा है। इसका मतलब कह रहा है कि कितना ज्यादा है, तो 3150 और नीचे कितना आ गया पहले वाला 19250 और इधर कितना आपका 100। चलिए कैंसिल आउट करते हैं और यहां से हमें पता चलेगा 25 से 4 टाइम्स 0 से 0 गया, और 25 से अगर करूं तो 7 और फिर 7, और यहां से अगर 7 से करूं तो 11, और ये कितना आ गया आपका 7 से 4 टाइम्स और फिर आ गया 5। क्लियर। अब इसको करूं तो 180 अपॉन कितना आ गया 11, डिवाइड कर दूं तो 1, फिर 70 यानी 6, तो 66 यानी 4 यानी कितना आ गया 3%, तो 16.3% ज्यादा। क्लियर। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। क्लियर। देखिए फटाफट जल्दी से इसमें देखते हैं। बोला है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज 300% मोर देन दैट ऑफ टाउन ए for the next 2 years. The population of A increases by X% per year and that of B decreases by the same percentage per year after 2 years. If the population of A and B become equal, then the value of X is, शहर B की जनसंख्या शहर A की जनसंख्या से 300% अधिक है। तो मैं यहाँ पर A और B कंसिडर कर लेता हूँ। अगर ये 100 है तो ये 300% एक्स्ट्रा हो गया, कितना हो जाएगा अभी 400 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। यानी मैं यहां पर मान लू 1:4 ही इनको मान सकता हूं। तो अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या में x% की वृद्धि होती है। ए में तो सिंपल सी बात है, ए में तो क्या हो रही है वृद्धि, और बी की जनसंख्या प्रतिवर्ष समान प्रतिशत की कमी होती है। 2 वर्ष बाद ए और बी की जनसंख्या समान, दोनों को समान करना है। इक्वल करने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा, तब जाके दोनों एक सेम लेवल पर आ पाएंगे। इसके लिए आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। कैसे? 2 साल की बात है, मैं यहां से स्टार्ट होता हूं। इसका मतलब ये सारे क्या है एक्स परसेंट ही तो है, सारे परसेंट है। इसका मतलब ये हो गया 1/4, इसका मतलब क्या हो गया 1/3। क्लियर। यहां से स्टार्ट करता हूं, चेक करते हैं। अगर सेम आ जाए दोनों तरफ तो आपका आंसर हो जाएगा 25%। मान लो एक है ए की, ए और बी क्या होने चाहिए भाई इक्वल होने चाहिए, ऐसा हमें चेक करना है। तो आपने देखा कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1, और हमने पहले क्या कर दिया बढ़ाया, तो 4 पर 1 बढ़ाया तो 5/4, 5/4। इधर वैल्यू कितनी है 4, 1 घटाया तो 3/4 और 3/4। तो आपने देखा ये तो चलो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन इधर मैच नहीं हो रहा। आगे चलते हैं इसमें। आपने देखा 1 है, 1 बढ़ाया 4/3, इधर कितना 4/3। आगे चलते हैं 4 है, और हमने 1 घटाया तो 2/3, कितना है 2/3, और इधर भी कितना 2/3, इधर भी कितना है 16/9, इधर भी 16/9। इसका मतलब ये आंसर है डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर है भाई? डी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए। आपसे बोला है इफ ए इज 28% मोर देन बी एंड सी इज 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, देन बाई वोट परसेंट विल सी बी मोर देन ए। यदि ए बी से 28% अधिक है, ए है वो बी से 28% अधिक है। कितना अधिक है भाई? 28%। मतलब ये 100 है तो ये 128 है। सी ए और बी के योग से 25% कम है। सी है वो ए और बी के योग से 25% कम है। 25% का मतलब क्या होता है भाई? आपने कहा सर 1/4। अगर इनका योग 4 है तो 25% कितना? ये 3 हो जाएगा। हमने देखा कि भाई बी कितना है, ए और बी दोनों कितने 228, और यहां कितना लग रहा है भाई आपको 4, तो 200 दोनों कितने लग रहे हैं भाई 228, और यहां कितना लग रहा है 4। अब 4 को 228 में बनाऊं तो हमने देखा 57 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई 57 से, यही करना पड़ रहा है ना? हाँ 57 से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा, तो इसको भी 57। अब हमारे पास मिल गया ए बी और सी, ए बी और सी।
अब एक बात बताओ, ए जब 128 है, बी जब 100 है, तो सी आपके पास में कितना आ गया? ये टोटल कितना होगा? 21 और 150 171। आपसे बोला कि सी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो हमने ये देखा अधिक कितना है भाई, ये होगा 41, दो कितना हो गया 43, 43 परसेंटेज, 43 अपॉन कितना 128 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर? इसको मैं मान लेता हूं 44, तो 4 से कैंसिल आउट करूं तो ये तो हो गया 11, और ये 4 से कैंसिल आउट करूं तो 3 और 2 हो जाएगा। इसको ले लूं मैं 25, इसको करूं तो ये कितना हो गया 8 हो गया। इधर वैल्यू कितनी होगी 572 हो जाएगा, नीचे कितना है 8 हो जाएगा। क्लियर? 8 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 3 24, और फिर ये आ गया 35, 4 32, तो लगभग कितना है 34% आपका आंसर आ रहा है। 34 से हल्का सा कम ही होगा, तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आंसर आ रहा है भाई? डी ऑप्शन। क्लियर है? देख लीजिए जल्दी से फटाफट। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इस पार्ट में टोटल 25 क्वेश्चन किए। बड़े ही शानदार क्वेश्चन थे। ये वैरायटी क्वेश्चन, अक्सर वैरायटी क्वेश्चन हर टॉपिक के ही गजब के क्वेश्चन होते हैं। इसमें अलग अलग कंसेप्ट, यानी हमें ये देखना है कि हमने जो कंसेप्ट, हमने जो बेसिक्स जो सीखा है उसका कैसे यूज करें, किस वे में। आगे हम करने वाले कुछ वैरायटी क्वेश्चन और हमारे बचेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन। और आप देखो कि जब पूरे क्वेश्चन आप परसेंटेज की करोगे तो वो मजा आएगा, बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी, बहुत सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, धूम मचाते रहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।